साहब प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज नेटवर्क और यह है आलमी सहारा। मैं हूं फैसल और आज मेरे साथ तकरार में मौजूद हैं तारिक अनवर साहब, जो एनसीपी के कद्दावर नेता हैं और मरकजी वजीर भी हैं। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपको ये बता दूं कि तारिक अनवर साहब उन चंद मुसलमान लीडरों में हैं जिनका कद एक वक्त में कांग्रेस में बहुत बड़ा था और बिहार की सियासत के अलावा भी सेंट्रल लेवल पे वो एक बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते थे। लेकिन उसके बाद इनके करियर में कहीं ना कहीं एक ठहराव आया। तो आइए इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं तारिक अनवर साहब से। तारिक साहब, आलमी सहारा में आपका शुक्रिया। आप कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं। बहुत कम उम्र में आप बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, वो भी बिहार अनडिवाइडेड बिहार के। बहुत तेजी से आपका करियर का ग्राफ बढ़ा। लेकिन उन दिनों जब कांग्रेस में लोगों को आने में दिक्कत होती थी, बहुत भीड़ होती थी, उस वक्त आप बहुत तेजी से उभरे और पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाने लगे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब आप कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए। वो क्या वजह थी? नहीं, देखिए, एक फैसला हम लोगों ने लिया उस समय, और उस वक्त के जो सियासी हालात थे उसको मद्देनजर रखते हुए जब हम लोगों ने ये कहा कि जो 1999 का जनरल इलेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त वजीर आजम के पद को लेकर कि वजीर आजम कांग्रेस की तरफ से किसका नाम आगे लाया जाए, तो कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि सोनिया जी का नाम आना चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। हम और शरद पवार जी और पीएस संगमा जी ने ये कहा कि ये वक्त नहीं है कि अभी सोनिया जी का नाम आगे वजीर आजम के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि उसका फायदा बीजेपी के लोग उठाएंगे, अपोजिशन उठाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि अभी हम लोग इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के बाद अगर हमें मेजॉरिटी आ जाती है कांग्रेस को, तो उसके बाद वजीर आजम का फैसला हो। ये मामूली सी बात थी, लेकिन उसको लोगों ने दूसरे नजरिए से देखा और कांग्रेस के अंदर एक लॉबी ऐसी थी जिसने कहा कि साहब ये तो सोनिया मुखालिफ बातें हैं और एक तरह से हाईकमान के खिलाफ हैं बातें इन्होंने कही है। इसलिए, हालांकि वो बातें हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में कही थी, सोनिया जी के सामने कही थी, कोई ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अलग से छिप के कोई बात कही थी। और हम लोगों ने उनके इस बात की भी तारीफ की थी कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से आप अच्छा काम कर रही हैं और इससे पार्टी मजबूत हुई है जब से आपने कांग्रेस का पद संभाला है। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि आपका नाम लोग वजीर आजम के तौर पर पेश किया जाए। इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई और हम लोगों को कांग्रेस से अलग कर दिया गया। फिर हम लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि चूंकि हमारी जिसको कहते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी, उसमें और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस से पैदा ही हुए और कांग्रेस से उसमें परवान चढ़े। तो हम तीनों ने ये फैसला किया कि कांग्रेस के ही आइडियोलॉजी पर हम लोग एक पार्टी बनाए और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से ही चलेंगे। और हम लोगों ने एनसीपी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और तब से ये पार्टी चल रही है। तो आपने जैसा ये कहा कि हम लोगों ने सोनिया गांधी की मुखालफत नहीं की, लेकिन तासुर ये गया, लोगों ने ये बताया कि सोनिया गांधी की मुखालफत कर रहे हैं। तो आप आज ये कह रहे हैं कि आपने उनकी मुखालफत नहीं की थी, बल्कि ये कहना चाह रहे थे कि इलेक्शन हम लोग पहले लड़ें और लीडर का जो चुनाव है वो बाद में हो। हाँ, लेकिन इसलिए कि उस वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि बीजेपी जो विदेशी मूल का मसला था, फॉरेन ओरिजिन का, सोनिया जी का, उस मसले को वो उठा चुकी थी और उसको लेकर वो फिर इलेक्शन में जाते कि कांग्रेस जो, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीरों में ये बात कही भी उनके लीडरों ने कि कांग्रेस के पास से कोई देशी नेता नहीं है, कोई मुल्क का रहनुमा नहीं है, बाहर से इनको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की गलतफहमियां आवाम के बीच में फैलाने का मौका उनको मिल रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस के मुस्तकबिल को देखते हुए हम लोगों ने ये कहा कि अभी ये मौका नहीं है, इलेक्शन के बाद जब हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो हम लोग बैठ के फैसला करें कि कौन हमारा वजीर आजम होगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप की तरफ से ये, या शरद पवार साहब की तरफ से ये एक सियासी गलती हुई जिसके खामियाजा ज्यादातर आपको भुगतना पड़ा? नहीं, देखिए, अभी तो अपनी अपनी सोच है। तो अब हम लोगों को उस वक्त ये लगा कि हम जो कदम उठा रहे हैं ये कांग्रेस के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है और उस वक्त की ज़रूरत थी वो, चूँकि
उस वक्त का जो माहौल था मुल्क के अंदर, उसमें ऐसा लगता था हम लोगों को, हो सकता हम लोग गलत भी रहे हों, कि अगर सोनिया जी का नाम आगे लाया जाएगा तो उसका नुकसान होगा, मेजोरिटी नहीं आएगी। और 1999 के इलेक्शन में ये बात भी सही है कि कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं आई और बीजेपी और उनके एलाइज उसमें जीत के आए, एनडीए की सरकार बनी। और अगर देखा जाए उस हिसाब से तो हम लोग का कहना सही था। आपके ऊपर ये कहा जाता है कि आपने अपने बहुत बेहतरीन करियर में 2 बार कुछ गलतियां की, जिसके वजह से आपका करियर कहीं ना कहीं ठहरा। एक पहली गलती आपने की जब भागलपुर राइट के बाद बिहार में सरकार बनी और ये माना जा रहा था कि तारिक अनवर साहब बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आप चीफ मिनिस्टर भी नहीं हुए और आपने वजीर बनने से इनकार किया। उसकी वजह से एक आपका करियर कहीं रुका। आपको क्या लगता है, अगर आप आज से 30 साल पीछे जाएं और उस वाक़े पे, उस पूरी चीज पे वो मानता क्या बात हुई थी? मानता हूँ नहीं, हुआ यही था कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उस वक्त बिहार का जी। और जब वजीर आला बदलने की बात हुई तो उसमें मेरा नाम भी था और मुझे ऐसा इशारा भी किया गया, हिंट भी मिला कि शायद मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, वजीर आला बनूंगा। लेकिन जब मेरा नहीं हुआ और सत्येंद्र बाबू थे उस वक्त, बहुत सीनियर लीडर थे बिहार के, उनको तय किया हाई कमांड ने कि उनको वजीर आला बनाया जाए, तो मैंने इतना ही कहा कि मैं वजीर नहीं बनना चाहता हूं और ठीक है, उनको बनाया गया, कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन मैं खुद बनना नहीं चाहता हूं क्योंकि उस वक्त इलेक्शन में सिर्फ 17-18 महीने रह गए थे असेंबली के। तो हमने कहा कि 17-18 महीने के लिए अगर बिहार की पॉलिटिक्स में हम जाएंगे तो उसका कोई फायदा हमको नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर हूं, इसलिए मुझे दिल्ली में रहने दिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि वो शायद मेरी भूल थी, क्योंकि अगर शायद उस वक्त वजीर में बन गया होता तो उसके बाद जो तब्दीलियां हुई और जो इस तरह का वजीर आला हो जाते, हाँ, तो शायद वजीर आला भी होते और फिर बिहार की पॉलिटिक्स में मेरी पकड़ ज्यादा होती, बल्कि सेंट्रल में भी ज्यादा पकड़ हो जाती है आपकी। तो थोड़ा सा उसमें कुछ गलतफहमियां जरूर हुई थी और मैं मानता हूं कि वो एक हमारी सियासी भूल थी। तारिक साहब, जिस तरह से कांग्रेस को आप लोगों ने सजाया संवारा बिहार में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि आज बिहार में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है और उसकी वजह शायद ये भी है कि वो सियासतदान, वो लीडर्स जिनकी मास में कुछ पकड़ थी, चाहे तारिक अनवर साहब हों या जगन्नाथ मिश्रा साहब हों और भी बहुत लोग हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया और उनको किनारे किया गया और आज कांग्रेस हाशिए पे है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल बिहार में हो सकता है या कुछ गलतियों की वजह से कांग्रेस बिल्कुल बिहार में दफन हो चुकी है? अभी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि आज बिहार में कांग्रेस की रहनुमाई करने के लिए जो एक चेहरा चाहिए वो चेहरा नहीं है, उसकी कमी है। क्योंकि अब जो भी लोग आएंगे उनका मुकाबला चाहे लालू जी से होगा या नीतीश कुमार जी से होगा, तो उस लेवल का आदमी होना चाहिए और या लीडरशिप होनी चाहिए जो उनका जवाब दे सके, उनके पैरेलल हो। लेकिन अभी ऐसा कोई चेहरा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और अभी कांग्रेस से चूंकि बिल्कुल यूँ कहा जाए कि हाशिए पर है और एक तरह से बिहार में कांग्रेस का जो वजूद है वो बहुत खतरे में है, इसलिए बहुत काम करने की आवश्यकता है कांग्रेस को। और अगर मिलजुल के हम लोग काम करें, एनसीपी और कांग्रेस, तो हम समझते हैं कि थोड़ा फर्क आ सकता है। क्योंकि लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, एनसीपी अलग लड़ी, फिर लालू रामविलास अलग लड़े, सब लोग अलग अलग लड़े। उसका फायदा एनडीए को मिला, नीतीश कुमार जी को मिला और बीजेपी को मिला। अगर हम लोग तमाम लोग अगर मिलके अभी फिलहाल सेकुलर पार्टियां एक साथ हों तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तकरार में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से तारिक अनवर साहब का इंटरव्यू जारी रहेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तैयार तो हूं मैं मां बनने के लिए,
और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं, सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तकरार में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। तारिक साहब मौजूद हैं। हम तारिक साहब से बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें कांग्रेस RJD के साथ, NCP के साथ, इन पार्टीज के साथ अलायंस करेगी या नीतीश कुमार के साथ जाएगी? देखिए, ये तो कांग्रेस को फैसला करना है। नहीं, अगर कांग्रेस नीतीश के साथ जाती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि तमाम सेकुलर पार्टियां एक साथ हों, लेकिन जैसा लगता है कि नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों नॉर्थ और साउथ पोल हैं, ये कभी मिलने वाले नहीं है, मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। उनके तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, दोनों की तरफ से बयानात आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस को ये चुनना है कि लालू जी और रामविलास जी का गठबंधन और अच्छा रहेगा या नीतीश जी का रहेगा। अब नीतीश जी की पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ कोई अलायंस उनका नहीं होगा। तो अभी हमको नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अभी किस तरह का गठबंधन बिहार में बनेगा। आपकी सियासी समझ क्या कहती है? बिहार में कांग्रेस को, UPA को अगर ऐसा कहें, तो RJD के साथ जाना चाहिए या नीतीश के साथ? ये फैसला मेरा ख्याल, आपकी समझ से क्या लगता है? नहीं, हमको तो लगता है कि जो हालात है जिस तरह के, उसमें बहुत मुश्किल है ये फैसला करना, क्योंकि लालू जी का भी जहां तक सवाल है वो भी अपनी एक उनकी पकड़ है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। अपने कास्ट में कम से कम उनके कम्युनिटी में, मुसलमानों में भी, हाँ, मुसलमानों में भी उनकी एक पकड़ है, तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्होंने एक कदम उठाया, देर से ही उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, और अब वो जाहिर है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उसके नजदीक वो आना चाहेंगे आने वाले वक्त में, तो उनको भी आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये मामला मैं समझता हूं कि बहुत टेढ़ी खीर है, और इसको कैसे इसका हल निकलेगा ये कहना मुश्किल है। आपने तारिक साहब ये कहा कि कांग्रेस का वजूद बिहार में बहुत मुश्किल है और नहीं के बराबर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1992 के बाद जो गलती हुई, आपने भी अभी 2-3 दिन पहले उसके ऊपर उस तरफ इशारा किया है कि 1992 के बाद कांग्रेस न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी क्राइसिस में मुब्तला हो गई और अपनी की हुई गलतियों का खामियाजा भुगत रही है। आप क्या कहेंगे? 1992 के सानहे को, बाबरी मस्जिद की शहादत को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हालांकि वो सीधे तौर पर कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन चूंकि मरकज में उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी और नरसिम्हा राव जी उस वक्त वजीर आजम थे, लेकिन लोगों का ये मानना है कि अगर वजीर आजम चाहते, अगर मरकजी हुकूमत चाहती, तो बाबरी मस्जिद को बचाया जा सकता था। हालांकि जो अभी एक किताब आई है नरसिम्हा राव जी की, अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे या उसको देखेंगे तो उन्होंने उन बातों का जिक्र किया है कि किस तरह से उनको धोखा दिया गया, मतलब धोखा मतलब बीजेपी की तरफ से और अडवाणी जी की तरफ से और इनके तमाम नेताओं की तरफ से, जिन्होंने ये एफिडेविट दिया था, कोर्ट को एफिडेविट दिया था, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया था कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचेगा। हम सिर्फ वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या अपना जो भी हो सकता है वो शांतिपूर्ण रहेगा। वो एक तरह से उन्होंने ये बात का आश्वासन दिया था और उसको तमाम चीजों का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। लेकिन सबके बावजूद लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस जिम्मेदार थी। हाँ, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वजीर आला वहां थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, कल्याण सिंह थे। तो कल्याण सिंह पर भरोसा करना मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ी भूल थी नरसिम्हा राव जी की, और वो शायद उनकी सियासी सबसे बड़ी भूल थी जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। कहा तो ये आता है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद की जा रही थी, नरसिम्हा राव सो रहे थे।
अब ये तो मुझे नहीं पता। और पूरी तौर पे ये कांग्रेस ने देखा, बल्कि सुपरवाइज किया कि बाबरी मस्जिद शहीद हो जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। उसका जो खामियाजा हुआ है, एक तो ये कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस हाशिए पे चली गई, दूसरा ये आपने भी अभी उस तरफ इशारा किया 2-3 दिन पहले कि उसके बाद से ही दहशतगर्दी हिंदुस्तान में बढ़ी। क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो NIA का जो रिपोर्ट आई है उसको अगर देखा जाए गहराई से तो वो बहुत ही एक तरह से उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 2002 में जो फसादात हुए गुजरात में उसके बाद ही जो है इंडियन मुजाहिदीन का फॉर्मेशन हुआ, या जो भी हुआ, जो मतलब आतंकवाद शुरू हुआ या दहशतगर्दी शुरू हुई। तो मैंने ये बयान दिया, मैंने ये कहा कि भाई ये तो 1992 में, उसके पहले जो अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला और उस रथ यात्रा को लेकर वो सारे मुल्क में घूमे, और जो उन्होंने एक पूरे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने का काम किया, और उसके बाद एक फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, और फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुआ। ये तमाम चीजें अगर उसकी गहराई में हम जाएं तो सही मानों में अगर देखा जाए तो आतंकवाद के लिए इस मुल्क में जो माहौल बिगाड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी या उनके जो भी सहयोगी जो दल हैं, जो उनके जो संघ परिवार कहा जाता है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो माहौल उस समय उस वक्त नहीं बिगाड़ा गया होता तो शायद इस मुल्क में अमन और चैन उसी तरह बरकरार रहता। एक तरफ तो आप कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं कि पूरे तौर पे कांग्रेस जिम्मेदार नहीं थी बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संघ उसके लिए जिम्मेदार था या भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार थी। लेकिन जो परसेप्शन है वो ये है कि संघ ने जो किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया वो एलानिया तौर पे किया कि हम कार सेवा कर अयोध्या जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने उसको खामोशी से किया। तो आप किसको कितना जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, जहां तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी का सवाल है या उससे जो बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई, मैं समझता हूं कि उससे सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ, पूरे मुल्क को नुकसान हुआ। पूरे मुल्क की जो एक सेकुलर इमेज थी हमारी, और एक ये सारी दुनिया में जो हमारी एक तस्वीर थी कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ सभी मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और उनके जो भी इबादत गाहें हैं वो महफूज हैं, इस तरह का लोगों का एक दुनिया भर में अंदाजा था और लोगों का यकीन था। लेकिन बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद और जो हिंदुस्तान की इमेज थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तकरार में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से तारिक अनवर साहब का इंटरव्यू जारी रहेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ, मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तकरार में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। तारिक साहब मौजूद हैं। हम तारिक साहब से बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। इमेज की बात करते हैं तो अभी 2 दिन पहले से एक चीज और आई है हिंदुस्तान की इमेज के हवाले से कि अमेरिका गए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, और वहां जाकर के उन्होंने अपील की है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा दे, अमेरिका आने की दावत दे। उसको लेकर काफी हंगामा हुआ और फिर एक चिट्ठी सामने आई जिसमें राज्यसभा के सांसद मोहम्मद अदीब ने यह दावा किया है कि तकरीबन 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये दरखास्त की थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से कि मोदी को वीजा न दिया जाए।
उस पर भी आपका बयान आया है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से किसी सियासी जमात के लीडर को जाकर के वहां वीजा के लिए दरखास्त करनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा ये कि उस पर जो रद्द अमल मोहम्मद अतीब और दूसरे मेंबर पार्लियामेंट का है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि ये खत 2012 में लिखा गया था, अभी नहीं लिखा गया जी। और 2012 में उस वक्त लिखा गया जब एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से जो यूँ कह सकते हैं कि प्रो बीजेपी है, एक लॉबी शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाए। कुछ यूरोपियन यूनियन के लोग भी वहां गए और डेलीगेशन आया। हाँ, डेलीगेशन गया। फिर उसके बाद यूएसए के भी, अमेरिका के भी लोग आए और उनसे मिलने गए। तो एक उनके एटीट्यूड में तब्दीली आने लगी थी, या यूँ कहा जाए कि ऐसा लगा, ऐसा दिखाई पड़ने लगा अप्रेंटली कि शायद उनको वीजा मिल जाएगा। और उसी से अदीब साहब, एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने इस बात की कोशिश की। उनको ये समझ में आया कि ओबामा को बताना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं है कि हिंदुस्तान में आज भी नरेंद्र मोदी के वो उस जो उनके ऊपर एक धब्बा लगा है ह्यूमन राइट्स का कि उल्लंघन का या उसको वायलेशन का, उसको आज भी वो कायम है। और मेंबर पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हिंदुस्तान को, और उनकी तादाद 65 हो या जो भी तादाद हो, हम उस पर नहीं जाना चाहते, तो उनके खत लिखने का असर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पर जरूर पड़ेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने ये कदम उठाया था। और आज जो राजनाथ जी वहां गए हैं, हमको ताज्जुब भी होता है कि एक नेशनल पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे मुल्क में मेन अपोजिशन है, और वो वहां जाकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि नरेंद्र मोदी को वीजा मिल जाए यूएसए का। तो ये तो खैर अमेरिका का ये निजी मामला है कि वो वीजा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो नरेंद्र मोदी पर 2002 में इल्जामात लगे थे, आज वो धुले नहीं है। आज भी वो लोगों, भले ही उनको अभी तक अदालत की तरफ से कोई उनको उनकी पूछ नहीं हुई हो या उनको चार्जशीट नहीं हो, उनको सजा मिली नहीं हो, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है, आम जो लोगों की धारणा कहा जाए, वो यही है कि 2002 में जो फसादात हुए उसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो कि वो वजीर आला थे और उनके एक तरह से सरपरस्ती में वो फसादात हुए। और इसलिए उस वक्त के जो वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी ये कहना पड़ा कि वजीर आला को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। ये क्यों कहा उन्होंने? इसलिए उन्होंने भी महसूस किया कि राष्ट्र धर्म वहां नहीं निभाया गया। जो हमारे देश का आईन है, जो हमारे देश का एक परंपरा है, संस्कृति है, मिलजुल कर रहने की एक जो हमारी तहजीब है, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। और ये इल्ज़ाम आज भी उन पर है। और इसलिए अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूरोपियन यूनियन हो, अगर वो अपने नजरिए में कोई फर्क करती है तो इसका मतलब वो 2002 में उनका फैसला गलत था। आपने परसेप्शन की बात की कि देश में एक धारणा है कि मोदी गुजरात के राइट के लिए जिम्मेदार हैं और उनके जमाने में हुआ, लेकिन आज ये परसेप्शन है कि ये माना जा रहा है कि मोदी मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और वजीर आजम के लिए सबसे अहल कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपकी पार्टी एनसीपी क्या एनडीए के साथ हाथ मिलाकर के उसकी सरकार बनाने में मदद करेगी? देखिए, अभी जो और उस एनडीए की जिसकी क़यादत मोदी के हाथ में हो। नोबेल प्राइज जिन्हें मिला था अमृता सेन जी, उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है, कई अखबारों में छपा है, टेलीविजन पे भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने देखा। उन्होंने जो गुजरात की तस्वीर पेश की है और जो कहा है, उसमें उन्होंने यही कहा। एक तो पहले उन्होंने ये बात साफ की है कि इस मुल्क का वजीर आजम वही हो सकता है या होना चाहिए जिसको तमाम कौमों का सपोर्ट हो और लोगों का विश्वास हो, यकीन हो उन पर
क्योंकि अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तो 20% जो आबादी है इस मुल्क की, वो तो एक तरह से ये समझिए डर और खौफ में उसकी जिंदगी गुजरेगी कि अब वो ये वज़ीर आज़म हो गए। तो ऐसे इंसान को वज़ीर आज़म बनाना, और वो भी देखिए जहाँ तक अमृता सेन जी का ताल्लुक है, वो किसी पार्टी से नहीं है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक पढ़े लिखे आदमी हैं और दुनिया को उन्होंने देखा है। और फिर उन्होंने जो गुजरात के बारे में कहा कि गुजरात, ये जो कहा जा रहा है गुजरात मॉडल, तो उन्होंने कहा कि उससे अच्छा तो बिहार का मॉडल है। तो एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है और जो पूरी उस तमाम चीज़ों की गहराई में गया है, और उसका ये कहना है, हम कहते हैं ठीक है हम तो एक पार्टी से हमारा ताल्लुक है, हम भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हैं, इसलिए हम कहते हैं, तो हमारी बात की वो अहमियत नहीं हो सकती। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसको सियासत से कोई लेना देना नहीं है और जो एक नोबेल प्राइज विनर है, कि उसकी हस्ती है, उसकी एक हैसियत है, वो जब इस तरह की बात कर रहा है तो उस पर तो लोगों को भरोसा करना चाहिए। और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से मुखालफत शुरू हुई है नरेंद्र मोदी की, मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उनको अपना वज़ीर आज़म को उम्मीदवार बनाएगी। ताहिर साहब, आपने बात की कि बिहार का मॉडल अच्छा है, कुछ ये भी इल्जामात लगे हैं यूपीए सरकार में जिसमें आप वजीर हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं और अभी बहुत सारे मुसलमान लड़के जेलों में बंद हैं, और बिहार के कई लड़कों को भी महाराष्ट्र में ले जाकर के इनकाउंटर किया गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप उस सरकार में हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे बेकसूर नौजवान, उनको शक की गुंजाइश पर उनको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर सालों मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखे और अपनी पार्टी की नहीं, ये बात सही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने भी इस पर अपने नजरियात दिए हैं। उन्होंने बताया इसके लिए एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे यहाँ आइन है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पुलिस बायस्ड हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की कम से कम अदालत तो बायस्ड नहीं है, और हम ये मान के चलते हैं कि हम इस मुल्क की अदालत जरूर इंसाफ देगी, और दिया है उसने। अभी कई जो ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं उनको रिहा किया है, उनके ऊपर से इल्जाम हटाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हुकूमत को जरूर इस बात को देखना चाहिए कि चूंकि एक तहजीब याफ्ता जो मुल्क होता है और यह हुकूमत होती है, ये उसका फर्ज है कि उस मुल्क में रहने वाले तमाम तबके को इस बात का भरोसा और यकीन होना चाहिए कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उन पर किसी तरह का जुल्म नहीं होगा। और अगर कोई एक तबका, चाहे खा वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर उनको ये शक और शुबा हो जाए कि हुकूमत का नजरिया या हुकूमत का सलूक हमारे साथ एक सौतेला बल का है या जानिबदारी है, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा इस मुल्क के जो एक हमारी गंगा जमने की तहजीब हम कहते हैं जिसको, उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सवाल एक आपसे करना चाहेंगे ताहिर साहब कि कांग्रेस की सरकार जिसमें आप शामिल हैं, आप वजीर हैं यूपीए गवर्नमेंट में, उसके ऊपर करप्शन का भी इल्जाम है, मुसलमानों के साथ ज्यादतियों करने का भी इल्जाम है, और भी बहुत सारे बदनवानी का इल्जाम है। इलेक्शंस आने वाले हैं, आप कांग्रेस के लिए या उसमें शामिल होने की वजह से किन चीजों पे क्या दिखा करके मुसलमानों से वोट मांगेंगे और आम लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, करप्शन का जहां तक सवाल है, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत साफ सुथरी रही हो। भारतीय जनता पार्टी के आप क्या दिखाएंगे कि क्यों वोट दिया? हम इसलिए वोट मांगेंगे, एक तो अभी मुसलमानों का जहां तक सवाल है, मुसलमानों के लिए इस हुकूमत ने, खासतौर पर यूपीए हुकूमत ने पहली बार दो कमीशन बनाए। उसमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन, दूसरा जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमेटी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट पर काम शुरू हुआ। हम ये नहीं कहते कि उस पर पूरे तरह से अमल दरामद हो गया है, अभी उस पर काम करना बाकी है, लेकिन एक शुरुआत हुई है। आज जो आइडेंटिफाई किए गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर 120 अजला को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है, और वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ अस्पताल नहीं है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं, बुनियादी चीज़ें नहीं, तो वहाँ उनके लिए अलग से
बजट में पहली बार ये प्रोविजन किया गया कि उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड दिया जाए। तो काम शुरुआत हुई है, एक अलग से वजारत बनी माइनॉरिटी वेलफेयर, जो पहले नहीं थी। इसीलिए बनाया गया कि तमाम जो माइनॉरिटीज के ताल्लुक से भी जो भी मसाइल हैं उसके हल के लिए अलग वजारत हो ताकि वो उसको डील कर सके। तो मैं समझता हूं कि स्कॉलरशिप दिए गए, बड़े पैमाने पर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो स्कूलों में से छोड़ के पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या कॉलेज में हायर एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की जा रही है। कोचिंग के लिए किया गया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो कई जगह काम हो रहे हैं, लेकिन यानी आप कांग्रेस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं और आपको लगता है कि आपके पास वैसी चीजें हैं यूपीए दिखा कि आप मुसलमानों से और आम लोगों से वोट मांग सकते हैं। बिल्कुल तारिक साहब, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत सबसे जो बुनियादी चीज है कि कांग्रेस या यूपीए एज ए होल हम कहना चाहते हैं कि उनका यकीन सेकुलरिज्म में है। ठीक है, कमी हो सकती है, हमारी काम कारदगी पे कमी हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता है। तारिक साहब का कहना है कि कांग्रेस को हो सकता है कुछ काम कम कर पाई हो, लेकिन उसकी नीयत पे, उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल पे शक नहीं किया जा सकता और बहुत पुरुमीद है कि आइंदा भी जो वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनको नवाजेंगे और फिर से यूपीए की सरकार बनेगी। नाज़रीन, अभी आप तकरार में बातचीत देख रहे थे मरकजी वजीर तारिक अनवर के साथ। तारिक अनवर साहब ने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। तकरार का ये एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज एंड सहारा प्रणाम।